नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं नरेंद्र पांडे लाइव कैंपस के प्रोग्राम पर। फिलहाल अभी हम फेसबुक लाइव पे हैं और आज मेरे साथ में दो प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। विषय मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं पहले उन हस्तियों का स्वागत कर लूं, अभिनंदन कर लूं। 9 वर्ष के साथ में आज मेरे पड़ोस में बैठे हैं डॉक्टर किशोर कुमार अग्रवाल हैं, पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं, छत्तीसगढ़ के डीआईजी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। स्वागत है, अभिनंदन है डॉक्टर किशोर जी आपका। साथ ही दिल्ली से आज हमारे साथ जुड़ रही हैं फेसबुक लाइव पे डॉक्टर शुभ्रा सान्याल जी हैं। डॉक्टर शुभ्रा सान्याल होम मिनिस्ट्री से रिटायर हुई हैं और भारत की पहली महिला क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट रही हैं। आज 74 ईयर की एज में भी कई लोगों को क्रिमिनल साइकोलॉजी में पीएचडी के लिए मार्गदर्शन दे रही डॉक्टर शुभ्रा सान्याल जी का हम 9 वर्ष में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं हम अपने पहले प्रोग्राम लाइव कैंपस में। मैडम आपका नमस्कार और धन्यवाद कि आपने जो है हमें अपने साथ रखा है आनंद। बहुत ही मैं क्या कहूँ, खुश होती हूँ कि आप अभी भी सोचते हैं कि मेरी जो विचारधारा है वो प्रमुख है, लोग जो है उसको प्रयोग कर सकते हैं। मैं इसी में खुश होती हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैडम, आपका अनुभव 40 दशकों का अनुभव हम आपके साथ में है और वो अनुभव हम लोगों के लिए एक ऊर्जा ही देता है और समाज को एक मार्गदर्शन देगा, जिसके लिए हमने यह प्रोग्राम लाइव कैंपस चालू कर रखा है। क्योंकि पढ़ाइयां लोगों ने बहुत ली है, डिग्री बहुत ली है, लेकिन कहीं ना कहीं जो संस्कार है वो पीछे छूट जाते रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत बढ़ गया इसी विषय को लेकर के कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ बता सके, कुछ समझा सके और उन्हें रहने का और समाज में जिंदा रहने का तरीका इस लाइव कैंपस के माध्यम से बता सकें, जिसमें आपकी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा अपने अनुभवों का। तो आज का जो विषय हमने रखा है, डॉक्टर किशोर अग्रवाल जी और डॉक्टर शुभ्रा सान्याल, आप दोनों पुलिस महकमे से बहुत ज्यादा संबंध रखे हुए हैं और हम वही विषय लेकर के आए हैं। घटना दिसंबर की आती है, अंतिम दिन होते हैं, नए वर्ष के स्वागत पे सबकी तैयारी होती रहती है, लेकिन कुछ घटनाएं घटती हैं जो विचलित कर देती हैं। मैं उस घटनाओं की ओर नहीं जा रहा हूं, वो केवल एक उदाहरण है। केवल दिल्ली में ही नहीं, घटनाएं नए वर्ष में नहीं अक्सर हो रही है। लोग उत्सव और पार्टी के लिए जिस तरह से नशे का सहारा ले रहे हैं, रात भर की जो पार्टी करते हैं, यह एक बार सोचने को मजबूर करता है कि आने वाली हमारी जो पीढ़ी है, हमारा जो युवा है, वो जा किस ओर रहा है। शहर विकास कर रहा है, हाथों में स्मार्टफोन आ गए, हम स्मार्ट बन रहे हैं और हमारा शहर भी स्मार्ट हो रहा है। मगर जब घटनाएं घटती हैं तो आरोप पुलिस पे लगता है। तो सबसे पहले पुलिस अधिकारी से यह प्रश्न होगा, क्या जितना स्मार्ट शहर हो रहा है पुलिस उतनी स्मार्ट नहीं हो पा रही है? कुछ दुर्भाग्य ये रहा है पांडे जी कि तू डाल डाल में पात पात, अपराधी आगे आगे चलता है, उसको समझने में टाइम लगता है। कुछ फिर प्रशासनिक ढिलाई रहती है और उसको उसके लेवल पे एग्जीक्यूट करने में पुलिस जो है थोड़ी पीछे चलती है। जबकि होना ये चाहिए कि एक रिसर्च टीम हो, जो परिवर्तन जो समाज में आते हैं उनको टाइम पे स्टडी करके उससे मीट आउट करने के लिए पहले से प्रोग्राम बना के रखे, इक्विप्ड हो, उस तरह के लोगों को ट्रेंड किया जाए। और आज वास्तव में बहुत बदल गया समाज। बड़ी स्मार्टनेस भी आ गई और शहरों का फैलाव जबरदस्त हुआ है जी। संचार के साधन जबरदस्त फैले हैं, वाहन जो है वो तरह तरह के आ गए हैं, नशे तरह तरह के आ गए हैं और पुलिस अभी भी अपनी उसी सीढ़ी पर खड़ी है जो आज से 5 साल पहले खड़ी थी। तो निश्चित तौर पे आज की स्थिति को अगर मीट आउट करना है तो अभी से अगर जागरूक नहीं होंगे तो ये कोई ना कोई अप्रिय स्थितियां जब पैदा होंगी और तब हमारे अगर चेतना आएगी तो नुकसान हो चुका होगा। बिल्कुल। डॉक्टर शुभ्रा जी, आप वहां पे हैं और दिल्ली की घटनाएं अभी पूरे देश में चली रही हैं। मेरा यहाँ पे प्रश्न है कि घटनाएं तो घटती हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने डॉक्टर किशोर जी से भी पूछा, क्या पुलिस
उतनी स्मार्ट नहीं हो पा रही है जितनी कि पब्लिक और जितना हमारा शहर स्मार्ट हो रहा है। जैसे दिल्ली की अगर बात कर लो, क्योंकि घटनाएं कुछ जगह होती हैं। आप तो पुलिस में भी आपने साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग दी है, जजों को भी ट्रेनिंग दी है। कहाँ पे लुकना है, कहाँ पे कमी आ रही है? जो अभी मिश्रा जी ने कहा बहुत सही है ये, पुलिस जो है ट्रेनिंग अभी भी बहुत आवश्यकता है बहुत सारे नए स्पेस पे। और दिल्ली जैसे शहर, मेट्रोपॉलिटन सिटी, केवल दिल्ली नहीं, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जिसको आप स्मार्ट सिटीज कह सकते हैं, क्राइम का पैटर्न चेंज हो गया। और पुलिस कहाँ कहाँ तक संभाले। अब एक नया फिनोमेना आ गया, साइबर क्राइम, जहां पे आप जो है देख नहीं पा रहे हैं क्रिमिनल को, और क्रिमिनल जो है टारगेट ग्रुप को देख रहा है। और जब तक पुलिस करते हैं ट्रैकिंग और जो भी ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, उससे ज्यादा ये लोग बढ़ जा रहे हैं। इनको पता है कि पुलिस का प्लानिंग क्या है, इनको जो है आईपीसी सीआरपीसी का सब जानकारी है। मैं क्रिमिनल्स की बात कर रही हूँ। और ये जो है एक बात और है, मैंने जो प्रोफाइलिंग की है क्रिमिनल्स के थ्रू द क्रिमिनल प्रोपेंसिटी स्केल, ये जो नए टाइप के क्राइम्स आ रहे हैं जिसमें अभी तक पुलिस फुल इक्विप्ड नहीं है, ट्रेनिंग भी नहीं है और अवेयरनेस भी नहीं है, ये सब यंग यूथ कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी में स्मार्ट है, स्किल्ड है। ये गरीब रास्ते के स्ट्रीट चिल्ड्रन नहीं कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं जो कंप्यूटर ट्रेंड है, जो लोग ये आपके इंटरनेट ट्रेनिंग है, इंटरनेट स्पेस में एंटर करना जानते हैं, हैकिंग करना जानते हैं। वहां पे पुलिस के इक्विपमेंट कहाँ है, कहाँ पे है? अभी जो है साइबर सिक्योरिटी चल रही है, एमएचए ने साइबर सिक्योरिटी कर रखा है, साइबर स्पेस कर रखे हैं, पुलिस को भेज रहे हैं ट्रेनिंग में। जितने पुलिस ट्रेनिंग करके आ रहे हैं उसमें से नए नए आइडियाज ये लोग निकाल ले रहे हैं। तो ये मिश्रा जी ने जो कहा बहुत सही कही है कि पुलिस के तो पीछे बढ़ जा रहे हैं और क्रिमिनल्स आगे बढ़ जा रहे हैं। तो उनको हर प्लान पता रहता है, उनको हर स्ट्रेटेजी पता रहता है पुलिस क्या करने जा रही है। सही कहा ना मिश्रा जी, यही है। एक मिनट वहां पे कर दो। डॉक्टर किशोर अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। सॉरी, करेक्शन, डॉक्टर किशोर अग्रवाल जी। मैं जो कह रही हूँ आप बताइए। नमस्कार। ये जो है, क्योंकि मैं आज करीब 25-30 साल पुलिस के साथ इंटरेक्शन में थी जी, और मैंने देखा इन लोगों को कि इनके कितने स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि जब ये कोई चीज कम्बैट नहीं कर पाते हैं और थर्ड डिग्री मेथड का कोई अप्लाई करते हैं, नहीं भी करते हैं, इनकाउंटर होता है तो कहते हैं पुलिस एट्रोसिटी, पुलिस ने ये किया। तो हर समय पुलिस क्रिटिसिज्म में आ जाती है क्योंकि पुलिस इज विजिबल टू द सोसाइटी। चलिए, मैं भी पुलिस के इस साइकोलॉजी पे आपसे बात करूंगा। आप भी बीच बीच में शुभ्रा जी से अगर कुछ बात होगी तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मेरी उपयोगिता ज्यादा ना पड़े। आप दो पुलिस विभाग को समझने वाले लोग बैठे हैं, एक साइकोलॉजिस्ट है और दूसरा खुद पुलिस ऑफिसर रहे। मगर इसके पहले डॉक्टर किशोर जी, आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, एक गांव से निकल के रायपुर शहर पे आए और रायपुर के अलग अलग जगहों पे, रायपुर के आसपास के जिलों में आपकी पोस्टिंग रही जी, और एक लंबा समय आपने गुजारा। छत्तीसगढ़ को बने 22 वर्ष हो गए, बिल्कुल 22 वर्ष हो गए हैं। और तो 20 साल पुराना रायपुर, जब आप पुलिस ऑफिसर की पद को ज्वाइन किया, और 20 साल बाद जब आप वो लिए, रिटायरमेंट लिए, दोनों के बीच का अंतर क्या दिखा आपको, क्रिमिनल के रूप में और क्राइम के रूप में? अब देखिए, समाज का जो परिवर्तन हुआ है वो तो सभी को दिख रहा है कि किस तरह से ये बदला है और कितना फास्ट अभी टेक्नोलॉजी से भी हुआ है, और लॉलेसनेस बढ़ी है, स्वच्छंदता बढ़ी है लोगों में, और एक तरह की एक बेपरवाही लोगों में देखी जा रही है। अच्छा, थोड़ा जो 20 साल पहले पुलिस केवल अपनी उपस्थिति से जो कंट्रोल कर लेते थे, वो उस उपस्थिति को नकारने लगे हैं लोग, अपने आप को ज्यादा स्वतंत्र, ज्यादा स्वच्छंद महसूस करने लगे हैं। पुलिस में एक चीज बदली है कि जो मित्र अभी जो ड्यूटी कर रहे हैं,
उनको अब कितनी ये चीज महसूस हो रही है कि एक पुलिस वो थी जब उसकी एक अपनी आइडेंटिटी और अपना एक रुतबा और एक अपना दबदबा था। नाम से पुलिस थाना और नाम से पुलिस का जिला चलता था, और उस जो एक तरह का पुलिस का आभा मंडल था उसमें अपराधी भी डरता था, पुलिस अपनी जिम्मेदारी से काम भी कर रही थी। उस समय जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्वरूप था पुलिस का, आज बहुत कुछ मैनेजरियल हो गया जी। आज पुलिस मैनेजमेंट में आ गई। मैं इतना पूछने जा रहा था, क्राइम की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जब आप बैठे हैं पुलिस में तो मैं क्राइम की ज्यादा बात करूंगा, तो मैं अगर देखूं तो पिछले 1 वर्षों में जी छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन लगभग 80 मौतें हो रही है, मर्डर हो रहे हैं। एक डाटा है एनसीआरबी का। इतने तो नहीं है, अभी डाटा है, निकला हुआ है, देंगे रिपोर्ट कर देखने के बाद। पूरे छत्तीसगढ़ की बात कर, मैं रायपुर की बात नहीं कर रहा, पूरे छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। रायपुर में भी अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से मर्डर, बलात्कार और अपहरण और फिरौती के केसेस कंपैरेटिवली बढ़ रहे हैं। जो भी आपने कहा कि पुलिस का वो भय वो कम हो रहा है, ऐसी क्या कारणें हो रही है, जिसको बैठी हैं डॉक्टर शुभ्रा जी भी समझेंगी कि साइकोलॉजिकली क्या हो रहा है, कि ऐसा क्या कारण हो रहा है कि जैसे जैसे समाज उन्नति की ओर बढ़, कथित उन्नति की ओर बढ़ रहा है, उन्नति नहीं बोलूंगा, कथित उन्नति की ओर बढ़ रहा है, लोग स्मार्टनेस कह रहे हैं अपने आप को, वैसे वैसे रेशो ऑफ क्राइम क्यों बढ़ रहा है, और पुलिस का जो एक भय वो कम हो रहा है। यानी कुल मिलाकर के अगर आप एक साहित्यकार है, साहित्यिक भाषा में अगर मैं बात करूं तो जैसे जैसे लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, वैसे वैसे कर्तव्य पालन कराने वालों के प्रति वो बेपरवाह होते जा रहे हैं। सही जी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए क्या होता है, पुलिस एक टूल है, समाज को व्यवस्थित रखने में इसकी भूमिका एक उपकरण की है जी। हाँ, समाज तो समाज के लोगों से बनता है। बिल्कुल। नैतिकता की जो बात होती थी पहले, नैतिक मूल्यों का जो तकाजा था, जो वर्जनाएं थी, जो बंदिशें थी, उनसे लोग भागना चाहते हैं। वो किस तरह किस पतन की ओर ले जाएगी, इसकी तरफ न तो लोगों का खुद का ध्यान है, न कोई मैकेनिज्म समाज शास्त्रियों का ऐसा आ रहा है जो इनको सचेत करे। स्वतंत्रता किसको प्रिय नहीं होती, परंतु तरक्की के लिए अनुशासित स्वतंत्रता होनी चाहिए। बिल्कुल। परंतु लोगों में हो क्या रहा है, अधिकार सारे चाहिए, कर्तव्य हम कोई नहीं करना चाहते, उत्तरदायित्व तो हमारे कोई नहीं है। तो बात आड़े मैं यही पे बात रहा कि जिसे कर्तव्य का पालन करवाना था वो समाज में अनुशासन पैदा करने में या लोगों को अनुशासित करने में थोड़ी सी कम कामयाब हो पा रही है। इसका क्या कारण हो सकता है? एक मैं रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर से पूछ रहा हूँ इस बात को। नहीं, ठीक बोल रहे हैं आप। इसमें एक चीज ये है कि आपको यदि कोई नट कसना है तो उसमें कितनी चूड़ी टाइट करनी है ये हाथों को पता होता है, ठीक है, पाने को पता नहीं होता। बिल्कुल सही है। पुलिस से आप क्या काम लेना चाहेंगे ये प्रशासन के ऊपर है, बिल्कुल, कि आप कितनी पुलिस को शार्प करना चाहते हैं, कितना उसको आजमाना चाहते हैं, कितनी स्वतंत्रता देते हैं, और उससे काम क्या लेना है आपको। ठीक है, पुलिस खुद होके कोई चीज कर नहीं पाती, क्यों? कि इसको स्वायत्त प्रशासनिक अधिकार देने में राजनीतिक पार्टियां हमेशा पीछे रहती, नहीं तो कमिश्नरी सिस्टम लागू हो गया होता। बिल्कुल 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 सही। जिस तरह के प्रोग्राम हम हमेशा लेके आते रहते हैं, अगले प्रश्न के लिए मैं डॉक्टर शुभ्रा सान्याल जी के पास चलूंगा। तब तक आप दर्शकों से निवेदन है कि हम आपके लिए नित नए इस तरह के ज्ञानवर्धक प्रोग्राम जो आपकी नॉलेज को बढ़ा सके लेकर के आ रहे हैं। तो आप हमारे कार्यक्रम, हमारे लाइव कैंपस को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता जाए। फेसबुक में लाइव चल रहा है, जो मित्र फेसबुक में जुड़ चुके हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि और लोगों की जानकारी के लिए आप इसे फेसबुक पे जरूर शेयर करें। डॉक्टर शुभ्रा सान्याल जी, अब यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि पाना को नहीं पता होता है कि
स्क्रू को कितना कसना है वो तो हाथों को पता होता है। एज ए साइकोलॉजिस्ट ये हाथ पाना से उपयोग पूरा क्यों नहीं करवा पा रहा है? मैं जब किशोर जी बोल रहे थे मैंने यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स नोट किए पंडित जी। और आप देखेंगे कि ये किशोर जी का बोलना एकदम सही है। उन्होंने जो नट बोल की बात की है मैंने वही नट बोल यहाँ नोट किया है। एक तो ये है कि आज के जो अपराधीगण है, और मैंने फिर से आपसे बताया कि एडोलेसेंट एज, यंग एज, वहीं से क्राइम शुरू होता है। मिडिल एज में जाके 45-55 पे नहीं करते हैं, करते हैं यहीं से। तो बात क्या है कि एक तो लॉ के प्रति जो डर वो खत्म हो गया है। इनको पता है कि ये कहीं ना कहीं छूट जाएंगे। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द लॉ सिस्टम बट आई एम क्रिटिसाइजिंग द होल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, क्योंकि मेरे अनुभव बताते हैं कि समवेयर द अदर लैक्यूना हो रही है। क्राइम कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद छूट जा रहे हैं, या थोड़े वर्ष के बाद बेल मिल रही है। केस क्या हो रहा है कि वो अभी तक जो है सुधरे नहीं है जेल के अंदर, उनको बेल दिया गया, वो जाके फिर से क्राइम करके आ जाते हैं। मतलब जेल उनका दूसरा घर है, भय नहीं है। एक तो ये है। दूसरी बात है सोसाइटल पैटर्न। अब वहां पे भी मैं कुछ केसेस जो मैं पढ़ती रहती हूँ क्राइम का, मैं आप लोग सबके लिए बता रही हूँ। अभी कल एक मेरे पास मैसेज आई, मतलब दिखाया जा रहा है कि एक लड़की रात को 1 बजे मार्केट इसमें खड़ी है, जगह तमिलनाडु है, लाइव केस है जी। और वो घड़ी देख रही है अपने बॉयफ्रेंड की, बॉयफ्रेंड आया क्यों नहीं अब तक। अब वहां पे वो दिखा रहे हैं क्या क्या स्ट्रैटेजीज उन्होंने लिया, ऐसे केसेस हो रहे हैं। सोसाइटल पैटर्न चेंज हो गया। एक लड़की रात को 1 बजे एक मार्केट प्लेस में खड़ी है, ये पहले तो नहीं होता था। नहीं, कहाँ है पेरेंट्स? अब लड़की कहेगी आई एम फुली फ्री, आई एम अ ग्रोन अप। पर अगर इसको शुरू से रियरिंग में सिखाया जाता, तुम लड़की लड़की में हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, माँ बाप अगर बोलते, पर बेटा कहीं पर तुम्हें ये देखना है, देयर इज अ सेइंग योर फ्रीडम एंड्स वेयर माय फ्रीडम बिगिंस। तुम्हें ये करना होगा कि ऐसे समय तक तुम या तुम्हारे भाई घर के अंदर आ जाओ, हम लोग तुम्हारे लिए देखभाल करेंगे, तुम्हारे लिए खाना लेके बैठेंगे। आप देखेंगे ऐसे घर हैं, आज भी है, कि माँ बाप खाने पे बैठे हुए हैं, उनके लिए बच्चे टाइम पे आ जाते हैं। पर जब वो देखते हैं माँ बाप खाना खा के लेट गए हैं और वो रात को आ रहे, कोई देखने वाला नहीं, तो पैटर्न चेंजेस। सोसाइटल पैटर्न चेंज हम ही लोग ने किया है, क्वालिटी रियरिंग की वजह से। मॉरल वैल्यूज आजकल सिखाया जाता है। बताइए कितने बच्चे धार्मिक हैं, कितने बच्चों को सिखाया जाता है कि पूजा करो, संध्या का बाती जलाओ या नमाज पढ़ो, जो भी करो, किनको बताया जाता है? कौन बताने वाले हैं? स्कूल टीचर्स तो नहीं कहते हैं, वो पेरेंट टीचर्स मीटिंग करके खत्म कर देते हैं। तो बच्चे कहाँ चले गए? चले गए पीयर ग्रुप में, और वो पीयर ग्रुप उनको जो सिखाते हैं वो सीखते हैं। क्राइम ऐसे ब्रीडिंग कर रही है, आप जानिए। समाज तरक्की नहीं कर रही है, समाज अवनीति कर रही है, नीचे जा रही है, जिसको हम लोग कहते हैं साइन ऑफ प्रोग्रेस। नो, वी आर गिविंग इन। सोसाइटल पैटर्न चेंज हो गया है। तीसरा मैं बता रही हूँ, जो मैंने अभी इसके साथ ही लिंक किया, मल्टीरियरिंग। माँ बाप कहते हैं वी आर मॉडर्न, चिल्ड्रन आर मॉडर्न, पब्लिक स्कूल से बड़े निकलने। मॉडर्न के मतलब ये नहीं है कि योर थॉट्स बिकम सच कि आप वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करें और अपने इंडियन कल्चर को भूल जाएं। ठीक है। और रही जो अभी किशोर जी ने कहा, अ वेरी बिग थिंग, पॉलिटिकल नेक्सस विद क्राइम। मैं हेजिटेट नहीं करती थी होम मिनिस्ट्री में बैठ के भी, और मैं आज भी नहीं हेजिटेट करूंगी। अगर मैं बोलने लगूं तो मुझे गोली मार देंगे, कोई ना कोई गैंग आके। किंतु है या नहीं ये बोलिए आपको। मैं पुलिस ऑफिसर्स को वहां पर भी इंटरेक्शन के टाइम बोलती थी, लर्न टू से नो। वो कहते थे नहीं मैडम, हमारे सिस्टम में नो नहीं है, हमारे सिस्टम में यस यस है। ऐसे देन हमने उनको कम्युनिकेशन सिखाया, से आई विल लेट यू नो सर, आई विल लेट यू नो सर, राइट इन्फॉर्मेशन। के वो भी नहीं बोल पाएंगे सर, हमारे एक्सपेक्ट करते हैं। जय साहब बैठे हैं सामने, किशोर जी बोले, ऊपर के डीजी कहेंगे यस सर बोलो, और मेरे पास यस सर का खबर लाओ। Am I right, किशोर जी? कम्युनिकेशन इस तरह से सिस्टम में चलता है। किशोर जी के पास, किशोर जी केवल यस यस यस, नो क्यों नहीं होता पुलिस के साथ में? मैडम ने लगभग इस बात को कहा और साइकोलॉजी को समझी नहीं। क्या है, एक्चुअल में अगर उसको बेबाकी से कहा जाए
तो मैं अपने काम के लिए अपनी पसंद का आदमी बिठाता हूँ। अच्छा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं जब जिस जगह पे हूँ वो पसंद से आया हुआ हूँ। और मैं पसंद क्यों आया हूँ? क्योंकि मैं यस बोलता हूँ। जो स्वाभिमानी लोग हैं या जो काम को, स्वाभिमान का मतलब किसी से टकराहट से मतलब नहीं है जी। जो काम के डिसिप्लिन को समझता है, काम को कानूनन करना चाहता है और जिस समय जो चीज जरूरी है वही करना चाहता है, वो अगर अपनी पे आता है तो पसंद नहीं आता। हाँ। और बड़ी जल्दी वहां से हटा दिया जाता है। यस। करने वाले लोग हैं, इच्छा शक्ति वाले लोग हैं, बहुत जानकार, बहुत समर्पित लोग हैं, परंतु किसको कौन पसंद आ रहा है, कौन अपने बलबूते कितना वहां पे काम करने का माहौल बना पा रहा है, सोसाइटी के लिए ये बड़ी भारी चीज है। अगर सोसाइटी का लक अच्छा है वैसे जाबाज और डिसिप्लिन अफसर उनको मिलते हैं, बिल्कुल। परंतु यदि उसका लक खराब है तो ये ढीले रीढ़हीन लोग भी मिलते हैं। आप उत्तर प्रदेश पुलिस में देखेंगे कि पहले उस पुलिस की बड़ी आलोचना होती थी, आज कोई अमला बदला नहीं गया, केवल एक इच्छा शक्ति ने उनकी कार्य प्रणाली को बदल दिया। पुलिस खुद होके कुछ काम नहीं कर पाती जब तक के प्रशासन की सारी शक्ति उसकी बैक पे न खड़ी हो। पुलिस तो प्रशासन का चेहरा है, जनता जो फेस करती है पुलिस तो उसका चेहरा है, ताकत तो उसको जो है प्रशासन की होती है। जनता इस बात को समझती है, वो जानती है कि ये जो फेस, जो चेहरा है, इसके पीछे ताकत जो है वो उतनी दृढ़ता से काम नहीं कर रही, तो पब्लिक जो उसकी लिबर्टी लेना शुरू कर दी। चलिए, यह एक बात आपने भी खुल के बोल दिया है मैडम, इन्होंने भी। और एक सेक्शन है पांडे जी, एक सेक्शन में भूल गई, वो है मीडिया किस तरह से लेके और उछाल रही है, ये देखना होगा। मीडिया में तरह तरह के चैनल्स आ रहे हैं आजकल। मैं एक नया चैनल देख रही हूँ, स्प्लिट विला कभी खोल के देखिएगा। मैं यहीं पे फेसबुक में बोल रही हूँ, मैं बच्चों से कहती हूँ कि कृपा करके इसको मत देखो, चैनल को बंद करो। स्प्लिट विला में लड़के लड़कियों को ले आते हैं, दे आर इन स्कैंटी क्लोथ्स and they are being made to meet each other, they are being fostered to fall in love with each other. पता नहीं पेरेंट्स कैसे अलाउ कर रहे हैं वहां पे, and these people are going getting registered, फीस देके एंटर कर रहे हैं। शुभ्रा जी, एक बात बीच में बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं एक छोटी सी पत्रिका भी छापता हूँ तो उसके लिए मेरे को दुनिया भर की प्रक्रिया से गुजरना है। एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म को सेंसर करा के सर्टिफिकेट लेना है। आज ये जो नया ट्रेंड आया है कि किसी भी छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल है, वो पॉर्न देख रहा है, माँ बाप नहीं है घर में, वो OTT खोल के देख रहा है, ये जो आप बता रही हैं इस तरह की चीजें देख रहा है, क्या इसको राष्ट्रीय स्तर पे बैन नहीं करना चाहिए? हमारी सारी जनरेशन को ये चीजें बिगाड़ रही हैं। कल एक हम समझिए किस खुलेपन की तरफ हम जा रहे हैं। एक ऐसा खुलापन जो आपको शहर में ही जंगल राज ला करके दिखाएगा। यहाँ किसी की बहन बेटी सुरक्षित नहीं होगी, किसी नैतिक अस्मिता सुरक्षित नहीं होगी, आपके साथ काम करने वाला, साथ चलने वाला, कौन व्यक्ति किस विचार के साथ चल रहा है आपको पता नहीं होगा, और आपके साथ अभद्रता, लड़कियों के साथ क्राइम, कमजोरों के साथ लूटपाट, ये सब होने वाला है। और इन चीजों को रोका बिल्कुल नहीं जा रहा है। मेरे बच्चों को मैं मोबाइल छूने नहीं देता था जी। लेकिन आज स्कूलों ने जो कोरोना के टाइम मोबाइल की अनिवार्यता कर दी, आज वो अपने कमरे में बैठ के क्या देख रहा है मुझे नहीं पता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरा, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, अभी आप 4 अच्छी चीजें दिखाने के बीच में अनायास एक पॉर्न क्लिप आ जाती है जिसमें किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। तो केंद्रीय शासन को इसको बड़ी गहराई से सोच करके इसके ऊपर फिल्टर लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, हर तरह से रोकना जरूरी है, नहीं तो हम एक क्रिमिनल कंट्री में बदल जाएंगे।
बिल्कुल। डॉक्टर शुभ्रा जी, एक बहुत अच्छा विषय आ चुका है यहाँ से, जिसपे हमको आगे बात करना पड़ेगा। कि जिस तरह से साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं, और साइबर क्राइम में बच्चों के हाथ में जो स्मार्टफोन दे दिया गया है, उससे हमारे बच्चे स्मार्ट तो कतई नहीं हो रहे हैं। पेरेंट्स देख के बड़े खुश होते हैं कि मेरे बेटे को बहुत सारा मोबाइल और बहुत सारी साइट चलाना आ गया है, लेकिन उससे बच्चे के दिमाग में क्या जा रहा है इसको कभी पेरेंट्स नहीं देख पाते हैं। वो बता बता के जरूर खुश होते हैं, और बच्चे किस तरह बिगड़ रहे हैं ये अपने को देखने को मिला है। पिछले प्रोग्राम में मेरी और आपकी डिस्कशन हो ही रही थी, जिसमें आपने कहा था साइबर क्राइम के ऊपर कि घर में बैठे एक बच्चे ने एक पॉर्न वीडियोस को लगातार पोस्ट करता था निकाल निकाल करके, और पुलिस वाले घर पे आके खोज रहे थे कौन किया, मगर किसी का दिमाग उस छोटे बच्चे पे नहीं गया। बहुत माइनर एज का बच्चा था, 10 एज का था, 10 साल का, 10 ईयर का बच्चा जी। और वो साइट को भेजता था, पोर्न साइट में अपलोड करता था निकाल करके। ये दिल्ली का एक केस मैडम ने शेयर किया था। ये कंडीशन जारी था। आज ये बातें आई हैं और जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, आगे रिक्वेस्ट रहेगा मैडम कि और भी कुछ साथियों को लेकर के हम इस साइबर क्राइम के ऊपर में जो पॉर्न इंडस्ट्री जा रही है, जिसका क्योंकि आने वाला जो समय है मैडम, बच्चे तो मोबाइल छोड़ नहीं सकते, बच्चों को पढ़ना उसी पे है, इंटरनेट के माध्यम से पढ़ेंगे, और पेरेंट्स की मजबूरी है बच्चों को पढ़ाना। लेकिन नहीं, मैं यहाँ पे इंटरवीन करना चाहती हूँ। देखिए, आप भी परिवार वाले हैं, किशोर जी भी परिवार वाले हैं, मैं भी परिवार, मेरी बेटी बड़ी होगी, शादी हो गई, मैं भी वर्किंग लेडी रही हूँ। आजकल का क्या है कि वर्किंग पेरेंट्स होना जरूरी है टू रन द हाउस। ये है, हम नहीं कह सकते कि घर बैठो, घर नहीं मिल, पर एक जो हम लोग का एक फैमिली सिस्टम था, फैमिली की जो एथिक थी वो खत्म हो रही है। ठीक है, पहले क्या होता था कि दादा दादी, नाना नानी, बच्चे एक मिनी जॉइंट फैमिली, हम बड़ी जॉइंट फैमिली नहीं कह रहे, रहते थे। तो बात क्या है कि अगर माँ बाप वर्किंग काम में चले गए, दादा दादी देख रहे हैं और वो सुपरवाइज कर रहे हैं कि वो बच्चा जो है मोबाइल को किस तरह यूज कर, अगर आप मोबाइल देते भी हैं। पर आज क्या हो रहा है कि अगर वो लोग कंप्लेन करते भी हैं पेरेंट्स को, पेरेंट्स इग्नोर करते हैं कि ये लोग बुजुर्ग हैं, देयर इज अ जनरेशन गैप। बिल्कुल। और वो जो है बच्चे को इनकरेज करते हैं। लेकिन फ्लॉस कहाँ है? पहले तो हर चीज मैं बार बार कहती रहती हूँ, हर बात में स्टार्ट विद द फैमिली। कोई भी बच्चा पैदा नहीं होता ये कहते हुए कि हम क्राइम करेंगे। कोई भी बच्चा 1 महीने का, 2 महीने का ये नहीं कहता है कि मुझे मोबाइल दे दो। तो यहाँ कहाँ से रहेंगे, कहाँ से आए? हम लोग जब भी एक मिनट, हम लोग जब भी पेड़ को संभालते हैं, आप एक फर्टिलाइजर देते हैं या नहीं, अच्छे खाद डालते हैं या नहीं, तभी तो पेड़ बड़ी होती है, तभी तो फल अच्छे होते हैं। जब फर्टिलाइजर ही खराब है तो पेड़ तो खराब हो गया। बिल्कुल, यहाँ से लीजिए। तुम दादा दादी में जो है आज जिस एज में पहुंची, आई ऑलवेज फॉलो मोटो, आई हैव कम टू ब्लेस यू नॉट टू कर्स यू। ये मोटो हर ग्रैंड पेरेंट्स के होते हैं। कोई जो है जानबूझ के बच्चे को नहीं वो करेंगे, बच्चे को उसे हाथ में छोड़ो तो वो अपने कल्चर कहाँ चली जा रही है? कल्चर तो पीछे जा रही है। हम मॉडर्न हैं, आप लोग पुराने हैं। ये थॉट्स पेरेंट्स जब डालेंगे बच्चे के सामने कि हम लोग मॉडर्न हैं, आप पुराने हैं, तो बच्चा अपने दादा दादी को रिगार्ड कहाँ देगा? फिर तुम ये बोल के अपने चले जाते हो, चाहे पार्टी में जा रहे हो या ऑफिस में जा रहे हो। वो केस जो मैंने बताया था, दोनों जो है डॉक्टर्स थे, दे हैड नो टाइम, और कोई एल्डरली लेडी घर में नहीं थी या कोई जेंटलमैन नहीं था कि संभाले। बच्चा अपना कर रहा था। 10 साल के बच्चे को क्या पता वो क्राइम है? बिल्कुल, तो एंजॉय कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको जो है पांडे जी, ये चीज मैं जो है मन से बोल रही हूँ, एज एन एल्डरली पर्सन, डू नॉट कर्स द एल्डरली, डू नॉट एलियनेट द एल्डरली। और एल्डरली जहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, आप देखेंगे डिसिप्लिन वही वापस आएगी जो नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी चीज है गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट तो सोसाइटी को देख के अपना बनाती है, वोट बैंक्स बनते जा रहे हैं। मैडम मैं उस पर लौटूंगा, किशोर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? कुछ पांडे जी, मैं ये कह रहा था कि गंदगी पहले भी समाज में काफी थी जी। नंगाई भी थी, गुंडागर्दी थी, पेशियाएं थी, बिगड़ने के सारे अवसर मौजूद थे। ठीक है, हम वो सफर करके आए। राइट, हमारे अंदर, हम हमारे साथ है ना, तो वो चेक जो लगनी है वो हमारे अंदर लगनी है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना।
ठीक है। सोसाइटी में कितना पॉर्न है और क्या है, ये सब चीजें रहेंगी और बढ़ेंगी। आप इसको नहीं रोक सकते क्योंकि आर्थिक चीजों से जुड़ी हुई हैं, ये चीजें बनती रहेंगी। नैतिक मूल्य वाली जो बात है, जो अभी सुब्रा जी कह रही थी, आपका घर आपको क्या सिखा रहा है, ठीक, आपको किस तरह की लिबर्टी परोस रहा है, और आपको गलत करने पे प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है, ये सब चीजें चिंताजनक हैं। आज एक बित्ते का कपड़ा बाप खुद ला के लड़की को दे रहा है। 14 साल की 15 साल की लड़की एक बीते का कपड़ा पहन के पार्टी में बाप और माँ के साथ जा रही है। अभी ये जो कह रही थी वर्किंग क्लास के लोग जो हैं बुजुर्गों पे छोड़ के जाते हैं, कई सुब्रा जी माँ बाप अनपढ़ हैं जो घर में ही हैं, उनके हिसाब से बच्चा पढ़ रहा है। वो कंप्यूटर लेके बैठा है, लैपटॉप लेके बैठा है या मोबाइल लेके बैठा है, घर में बोल रहा है मैं पढ़ रहा हूँ। अब क्या पढ़ रहा है, इस पे जो चेक लगनी है, वो जब तक हम फंडामेंटली नैतिक उसको ये डिफरेंस नहीं बताएंगे कि तुम्हारे लिए क्या बुरा है, आगे तुम्हारा क्या नुकसान होने वाला है, और जब तक उसको समझदार नहीं बनाएंगे तब तक और कोई ताकत काम नहीं करेगी। सोसाइटी को रुक करके इस पे बात करनी पड़ेगी, इसके लिए प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे। नए पेरेंट्स मैं आपके आप दोनों की बात सहमत हूँ, लेकिन दोनों बात में एक चीज आ रही है, पेरेंटिंग। क्या ऐसा लगता है, आप दोनों मेरे सीनियर हैं, शुभ्रा जी तो काफी सीनियर हो गए, आप भी मेरे बड़े भाई, क्या लगता है अभी जो पेरेंटिंग है उसको पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के कंपैरेटिवली पहले के पेरेंट्स से ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं क्या? कहीं ये भी एक रीजन है? पॉजिटिव तो मैं नहीं कहूंगा, हाँ सोच में फर्क आया है। उसके लिए एक कहोगे तो हमारी पीढ़ी दोषी है कि हमने अपनी आने वाली पीढ़ी को इतना सशक्त नहीं बनाया कि वो अपनी पीढ़ी जो आएगी जी उसको वो चीजें ट्रांसफर कर सकें। अच्छा, हमने कहीं ना कहीं छोटी सी गलती करी, और अब जो बच्चे जो पेरेंट्स हैं वो और बड़ी गलतियां कर रहे हैं, चीजें हाथ से निकल जाएंगी, इस बात की आशंका बहुत है। ये खूबसूरती हमारे हिंदुस्तान की है शुभ्रा मैडम कि बाप कभी ये नहीं बोलता कि मेरा बेटा गलत है, और गलती अपने ऊपर ले लेता है। किशोर जी लगभग उसी चीज को ले जा रहे हैं कि हमने, हमारी पीढ़ी गलती नहीं है जो आने वाली है, गलती हमने की है कि हमने बराबर उनको सीख नहीं दे पाई। चलिए मैं फिर से स्मार्ट शहर की ओर आता हूँ, जो आज का विषय था कि डॉक्टर किशोर, आप जब आईपीएस बन के यहाँ डीएसपी बन करके शुरुआती जब आपकी पोस्टिंग हुई छत्तीसगढ़ में और रायपुर में, और आज रायपुर काफी बढ़ गया है और उस हिसाब से क्राइम भी बढ़ा है, जिसमें हुई स्मार्टनेस में पुलिस विभाग रायपुर जैसे शांत एरिया में बढ़ते क्राइम को कंट्रोल करने में उतना कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा है? मेरा एक प्रश्न आपके यहाँ जरूर रहेगा कि काफी दर्शक जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ और रायपुर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे फेसबुक पे। देखिए क्या होता है, क्योंकि सुरक्षा की भावना दिल्ली जैसी घटनाएं साहब यहाँ भी है और हो रही, तो सुरक्षा को लेकर के रायपुर शहर के लोग और छत्तीसगढ़ के लोग अब पेरेंट्स थोड़ा सा भय में दिखते हैं। क्या था पांडे जी, कुछ चीजें एक्सपर्टीज जो होती है आपको काम करते करते आती है। ठीक है। रायपुर शहर में जब मैं ड्यूटी पे था उस वक्त रायपुर क्यों शहर की पुलिस जो है शहर में काम करते करते शहर के क्राइम के पैटर्न को, क्रिमिनल्स को समझती भी थी और उनका प्रिजम्पशन भी था कि आगे कौन क्या करेगा। वो एक्सपर्टीज यहाँ की पुलिस में थी। अच्छा। यहाँ बड़े बड़े क्राइम सॉल्व हुए हैं और बड़ी बड़ी वारदातें रोकी भी गई हैं। एक बीच में प्रयोग चला कि देहात के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो बस्तर के पुलिस ऑफिसर्स हैं, मैं ये नहीं कहता कि उनको मौका नहीं मिलना था, पर उनको एकदम से लाके सिटी में ट्रांसफर कर दिया और सिटी में जिन लोगों से खुन्नस निकालनी थी उनको बहुत अंदर भेज दिया गया। दोनों ही नाकामयाब हो गए। जो बरसों यहाँ रहा वो देहात में नाकामयाब हुआ और जो देहात की पुलिस के एक्सपर्ट थे वो यहाँ नाकामयाब हुए। उसमें क्या हुआ
कि अब वो लोग सीखते सीखते किसी तरह पॉप अप हुए हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर सिटी में काम करने की एक हिचक बाकी है। अच्छा, एक तो कारण ये हो सकता है। ठीक है। दूसरा, शहर का जो पुलिस बल स्वीकृत है या इसमें जो भी इजाफा अभी हुआ है और जितने इक्विपमेंट्स सैंक्शनड हैं और जो इजाफा हुआ है वो शहर के विस्तार के मान से नाकाफी है। शहर में आपने एक पूरा शहर जोड़ दिया और उसमें एक राखी थाना जोड़ दिया। आप एक पूरी सिटी डेवलप करने जा रहे हैं। ठीक है। और हो रही है, बिल्कुल हो रही है, रायपुर का तो बहुत बड़ी हो रही है। इस रायपुर से भी बड़ा रायपुर आपके साथ लग चुका। इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ गया, रिंग रोडों की संख्या 4 है, आज 5वां रोड चिन्हित है। बिल्कुल, वाहनों की संख्या बढ़ गई। दुर्ग और भिलाई शहर आकर के रायपुर के कंधे पे बैठ गया है। धमतरी और आसपास का और इलाका है, आरंग वाला इलाका है, ये सारा इलाका आपके ऊपर आ गया। हाईवेज कितने बड़े बड़े शहर से होकर गुजरने लगे। उस दृष्टि से जो मेरा चिंतन है वो ये कहता है कि जैसे बड़े शहरों में शहर को पुलिस प्रशासन की दृष्टि से बांटा जाता है, इसमें भी निश्चित ईस्ट एंड वेस्ट या नॉर्थ एंड साउथ रायपुर में 2 आईपीएस अफसर जो है इसको हेड करें। उनके ऊपर कम से कम एक आईजी कमिश्नर की रैंक का उसको हेड करें और पूरा अमला जो है उसमें से बीमार, उम्र दराज ये हटा करके फ्रेश जो दूसरे थानों से ला करके अगर नहीं रखेंगे तो थाने उतने अच्छी तरह काम नहीं कर पाएंगे। आगे की सोच करके आपको साइबर सेल में, देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, कोई भी नई योजना आती है, लगाना है, लागू करना है, फौरन आपने सामान खरीदना आपके हाथ में, खरीद लिया। ऑपरेटिव पार्ट जो है, सर्विस पार्ट जो है वो नहीं है। आपने साइबर सेल बना लिया, कितने इंजीनियर आपने अपॉइंट किए वहां पे, जैसा अभी सुब्रा जी कह रही थी, क्या ट्रेनिंग है आपको। पुलिस के सिपाही को 10 दिन की ट्रेनिंग दिला करके आपने कंप्यूटर में बिठा दिया और आपका पाला किन से पड़ रहा है, जो साइबर हैकर हैं जी, जो आईआईटी से एक्सपर्ट पढ़े हुए गुमराह लोग हैं। इस तरह के लोग नई चीजें लगा करके आपको साइबर क्राइम करते हुए और रोज पैटर्न बदलते हुए क्राइम करते चले जा रहे हैं और आपका सिपाही 10 दिन की ट्रेनिंग लेके वहां बैठा हुआ है। कैसे इसके साथ मिलेगा? ये इस तरह से हो गया कि BMW का पीछा आप साइकिल पे कर रहे हो। बहुत सही सही बात कह रहे हो आप, बहुत सही बात कही कि BMW का फीचर जो है वो साइकिल में पकड़ा दिया है। कहने को साइबर सेल है पांडे जी। जी हाँ, और अधिकारियों ने बड़ी मेहनत की है यहाँ पे इसको एस्टेब्लिश करने में। कुछ न होते हुए भी सारा डिजिटलाइजेशन भी किया थानों का, साइबर सेल भी बनाए, कुछ लोगों को तैयार भी कर दिया, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है जी। हमको सही मायने में मैं कहूँ, ऑफ द रिकॉर्ड साइबर हैकर्स की सर्विसेज भी लेना चाहिए अनऑफिशियली। जैसे आप लोग कांटे से ही कांटा निकालना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से आप लोग एक मुख भी रखा करते हैं, उस तरह के लोग साइबर में भी रखना पड़ेगा। साइबर में भी एक रखना पड़ेगा, लोगों को रखना चाहिए, बिल्कुल रखना, ताकि साइबर की बातों को, इलाज ही वही है, इलाज ही वही है। जैसे किसी बीमारी के लिए सर्पदंश भी इलाज होता है। बिल्कुल, हम पॉइजन से इलाज करते हैं ना, जहर को जहर ही पॉइजन ही चाहिए। बिल्कुल, ये बात जो आपकी एक बात यहाँ पे वाकई, और जो हमारे पुलिस महकमा के साथी लोग अगर इस प्रोग्राम को देख पा रहे हैं और सुन रहे हैं तो एक बात सुन के आ रही है कि जमाना बदला है, लोग स्मार्ट हो रहे हैं, स्मार्ट तरीके अपना रहे हैं। उसके अनुसार से रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हमारे साथ जुड़ी भारत की पहली क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट सुब्रा जी दोनों एक बात पे सहमत हो रहे हैं कि पुलिस महकमे को भी अब स्मार्ट होने की आवश्यकता है और स्मार्ट के लिए उतना समय स्मार्ट लोगों को ला करके अपने महकमे में ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं है, उनसे काम लेने की आवश्यकता है। बिल्कुल, ताकि हम हैकर जैसे लोग का भी सहयोग लेने में हिचकिचाए ना, ताकि हम हैकर को पकड़ सकें। बिल्कुल बिल्कुल, तब हम रायपुर जो बढ़ रहा है और जो रायपुर स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर है, तो हम
पुलिस वाले भी कह सकेंगे कि हम भी स्मार्ट हैं। केवल वर्दी चुस्त होने से स्मार्ट नहीं होगा आदमी, क्यों सर? बिल्कुल हम आगे भी यहाँ पे पांडे जी एक बात कह सकती हूँ, जी एक बात बिल्कुल बोल मैडम, सकती हूँ? हाँ, जी मैं बिल्कुल। ये कह रही थी, मैं बहुत दिन से सोच रही थी, आप अगर देखें कोविड, अगर आप रिलेट करें साइबर क्राइम कब बढ़ी है, साइबर क्राइम पहले भी थी पर इतने इनॉर्मसली नहीं जितना जा रहे हैं डेटा देख के, और डेटा को कोरिलेट करिए विद कोविड। कोविड का जिस समय शुरू हुई कोविड, बहुत सारी कंपनीज ने इंजीनियर्स को, टेक्नीशियंस को, स्किल्ड कंप्यूटर साइंटिस्ट को ले ऑफ किया है, पर्टिकुलरली बाहर के कंट्रीज ने, जो मैं पढ़ रही थी। जैसे अमेजोन ने किया है, फेसबुक ने किया है, लिंक्डइन ने किया है, ट्विटर ने किया है। किनको निकाला है? हमारे इंडियन इंजीनियर्स को ज्यादातर ले ऑफ किया है। और वो लोग कहाँ जाएंगे? दे हैव द स्किल, दे हैव द नॉलेज एंड द एक्सपर्टीज, है ना? पर उनके पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, दे आर यूटिलाइजिंग इन दिस मैनर। ये सब चीजें पहले से मेंटली एडमिनिस्ट्रेशन को, जो किशोर जी बोल रहे हैं, घूम फिर के एडमिनिस्ट्रेशन पे आ रहा है, चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो। एडमिनिस्ट्रेशन शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम बिफोर कि ये लोग क्या करेंगे। दे हैव द ब्रेन, दे हैव द स्किल, दे हैव द एक्सपीरियंस। अब वो एक मिनट यहाँ पे अगर पांडे जी इन लोगों को जो ले ऑफ किया विदाउट जॉब हो गए, अगर उस समय इनको लाके साइबर सिक्योरिटी में बैठा के नौकरी देते, तो लगता है साइबर क्राइम इतना राइज करता रहता, तो इतना नहीं राइज करता। मैं यही बात को किशोर जी से क्या, ऐसे जो लोग, जिसको शुभ्रा जी ने भी कहा, वाकई बात ध्यान देने की है कि ड्यूरिंग कोविड जब लोगों को बाहर किया गया, इसकी स्क्रूटनी की गई और काफी तादाद में निकले हैं, अगर हमारा प्रशासन, पुलिस विभाग और संबंधित मंत्रालय अगर उन लोगों को अपनी जगह सेवाएं दे लेता, उनकी नौकरी पे रख लेता, तो शायद इस क्राइम को रोका जा सकता। देर अभी भी नहीं हुई है मेरे ख्याल से। कुछ आप इसमें नहीं, ये देखिए कुछ दोनों चीजें हैं। बिहार में एक जामताड़ा करके जगह है, हाँ जामताड़ा है, उसमें बहुत एक्सपर्ट लोग नहीं है, पर फिर भी बहुत गुणी लोग हैं वहां पे, बिल्कुल, जिनने पूरे देश को हिला रखा है। पढ़े नहीं है पर लड़े हुए गुणी लोग हैं, कहावत है हमारे यहाँ ना यूपी में कि और पढ़े नहीं है पर जो लड़े शुभ्रा जी कह रही हैं उस हिसाब से जो रियली जो इस सब्जेक्ट के माहिर लोग हैं, अब उनमें से कुछ लोग तो एकोमोडेट किए जा सकते हैं, लेकिन जितनी संख्या में लोग निकाले गए हैं वो अपने नैतिक मूल्यों के साथ हैं, वो क्राइम नहीं करते हैं। लेकिन उसमें हो सकता है कि कुछ लोग मजबूरी में इस तरह के अपराधों में लिप्त हुए हों, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास परिवार का बर्डन है। ये नहीं था कि वो लोग कर रहे हैं, ये नहीं था किशोर। ये जरूर कहूंगा, शुभ्रा जी का जो कहने का मतलब ये था कि जिनको निकाला गया है उनको हम अपने यहाँ पे रख, पर बहुत सीमित संख्या में एकोमोडेट होंगे, जो भी होते, शायद कुछ क्राइम को हम कंट्रोल या हमको अभी भी ले सकते हैं, अभी भी लिया, अभी कोई ध्यान दे तो अभी भी वैसे बहुत लोग हैं। अभी हाल में ही फिर निकाले गए, हाल में अभी वो तो अभी तो समझिए ट्विटर ने भी निकाले। जी हाँ, जी हाँ। तो मैं एक चीज है शुभ्रा जी, पुलिस में हो या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में हो, हमारे यहाँ कोई भी काम को करने के लिए एक पैटर्न जो अंग्रेजों के समय था उसी को और एनलार्ज करते हुए उसमें तरह तरह के बैरियर्स बना करके, यानी कब विचार पैदा होगा, कैसे क्रियान्वयन होगा, कैसे कमेटी बनाई जाएगी, कैसे अपना पिंड छुड़ाया जाए, कैसे दूसरे के गले में फांसी लगाई जाए, पहले ये सारी एक्सरसाइज होने के बाद फिर कोई नया पद भर्ती होगा, नई चीज ली जाएगी, फिर उसमें जो है कौन श्रेय लेगा ये भी देखा जाए। तो कुल मिला के देखिए, मैं बीच में एक बार प्राइम मिनिस्टर की भिलाई में जब विजिट हुई और मैं ट्रैफिक देखता था उन दिनों, तो मुझे कई इलाके सील बंद कराने थे, बैरियर्स लगवाने थे जी। तो मुझे ये पता था कि यदि मैं अगर अपनी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू गया तो मैं ये कुछ नहीं करा पाऊंगा। तो मैंने भिलाई स्टील प्लांट के एमडी को अप्रोच करके एक मीटिंग रखी और उनसे ये बताया कि मुझे कई जगह पे आयरन के बैरियर्स डाइवर्सन के लिए ये चीज लगेंगे। वो एक बहुत अच्छे से बजट का उसमें खर्चा था, पार्किंग लॉट्स वगैरह बनानी थी। तो देखिए उन्होंने एक ऑर्डर निकाला, नीचे के ऑफिसर्स को बुला करके मेरे साथ बिठाया और उनसे कहा कि ये अगर
छोटे से कागज पे भी कुछ लिख के देते हैं, वो काम पूरा होगा टाइम लिमिट पे। और हमने 1 हफ्ते के अंदर प्राइम मिनिस्टर की विजिट का पूरा इंतजाम जो ट्रैफिक पार्ट पे था जी, वो मैंने बड़ी सफलता से इसलिए कर पाया कि मुझे खुला हैंड दिया गया था। अगर हमारे यहाँ जो योजना प्रबंध शाखा होती है जी, F&P जो कहलाती है, जो प्रोविजंस करती है, जो प्रोवाइड कराती है, उसको क्लचेस से मुक्त करके जरूरत के मुताबिक अगर प्रोवाइड करने की स्वतंत्रता दी जाए तो IPS अफसर होना कोई मजाक नहीं होता। वो बड़े एक्सपर्ट लोग चयन होके आते हैं, बिल्कुल, वो काम को बड़ी अच्छी तरह बड़ी फुर्ती से अंजाम दे पाते हैं। तो उन पे क्यों संदेह रहता है प्रशासन का, जब वो इतने बड़ी जिम्मेदारी से चुन के आए हैं, चुन के आपने पदस्थ किए हैं, तो उनको फ्री हैंड क्यों नहीं छोड़ते? उनको आर्थिक स्वतंत्रता क्यों नहीं दी जाती? क्यों सचिव ही बैठेगा, सचिव ही अप्रूव करेगा, जब वो एग्जामिन करेंगे तो पुलिस वहां प्रार्थी की तरह खड़ी रहती? हम प्रार्थी थोड़ी हैं, पुलिस प्रार्थी नहीं है, वो इंतजाम करने वाली यूनिट है, उसको करने दीजिए। उसको क्यों नहीं फाइनेंशियल पावर्स दिए जाते कि एक IG अपने एरिया में एक सर्टेन अमाउंट तक का खर्चा खुद कर सके? क्यों उसके लिए उसको प्रशासन को जा करके अपने आप को एक याचक की मुद्रा में पेश करना पड़ता है, और फिर वो वहाँ उसको एग्जामिन करके और बड़ी कृपा पूर्वक उसमें कतर ब्यूत करके तब वो बजट देते हैं। चाहे उसमें होता यह है कि बोतल दे दी, ढक्कन नहीं दिया, कार दे दी, इंजन नहीं दिया, तो फिर वो क्रियान्वित नहीं हो पाता। बिल्कुल, एक प्रकार से एक व्यवस्था के रूप में आपने अपनी पीड़ा भी जाहिर कर दी है डॉक्टर किशोर जी। और ये कहीं ना कहीं सच्चाई भी है कि पुलिस पूरी सच्चाई है, पूरी सच्चाई है। अब मैं बता रही हूँ, मेरे 30 साल का इंटरेक्शन विद द पुलिस पूरी सच्चाई है। देयर इज नो पॉलिटिकल विल। ऐसा है, मैं आपको एक इंसिडेंट बता रही हूँ, किशोर जी सुनिए। जब NICFS होम मिनिस्ट्री में ऑफिसर वहां पे पढ़ाती थी, स्कॉटलैंड यार्ड से 3 पुलिस ऑफिसर्स आए थे, कांस्टेबल्स, इंडियंस। इसमें एक सरदार जी थे और 2 मुझे याद नहीं। हम लोग उनको सुनने के लिए बैठे। वो जानते क्या कहा? उन्होंने कहा इंडिया के DG के पास उतना पावर नहीं है जितना हम लोग के पास है। एज कांस्टेबल्स नहीं कहते हैं, देयर इज अनदर वर्ड फॉर इट, मैं भूल रही हूँ। हम लोग के पास है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है रोड पे खड़े होके देखते थे कौन इंट्रूडर्स हैं, कौन सस्पेक्ट्स हैं, कौन जो है कुछ क्राइम करने जा रहा था। इमीडिएटली वी यूज्ड टू गिव इंफॉर्मेशन टू द पुलिस कमिश्नर, पुलिस हेड, और वो हमारी बातों को लेके चलते थे। आप ये बताइए, हमारे पास बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स मेरे कमरे में आके ग्रीवेंस एक्सप्रेस किए कि मैंने हार्ड को क्रिमिनल पकड़ के कोर्ट के सामने दिया। कोर्ट कहता है विटनेस ले आओ, पॉलीग्राफ टेस्ट ले आओ, ब्रेन मैपिंग ले आओ, फॉरेंसिक साइंटिस्ट ले आओ। जब सब आ जाते हैं फिर कहते हैं नहीं ये कुछ नहीं किया, बेल आउट कर दो। वो क्रिमिनल हमारी तरफ हंसते हुए चिढ़ाते हुए निकल जाता है और मेरा पूरा फैमिली का डेंजर में आ जाता है। तो मोरल कहाँ गया पुलिस का? द होल थिंग इज दिस, देयर इज नो पॉलिटिकल विल। पॉलिटिकल विल आपने अभी जो कहा और मैं जो कह रही हूँ कि इन तरह के लोगों को ले आओ, ट्रेनिंग दो, थोड़ी ट्रेनिंग देके दे विल बी एबल टू हैंडल द साइबर क्रिमिनल्स। पॉलिटिकल विल नहीं है। पॉलिटिकल विल न रहते हुए ये सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। फैमिली तो एक तरफ है, देयर इज नो फियर ऑफ लॉ among the adolescents, among the youth। चलिए मैडम, आज हुआ और अब समय इजाजत मांग रहा है हमसे। आज का विषय अभी खत्म नहीं हुआ है, यहाँ से शुरुआत हो रही है, नए वर्ष की शुरुआत। हम पुलिस यानी अधिकार और कर्तव्य के बीच में सामंजस्य बनाने की कड़ी में लाइफ कैंपस के ऊपर आगे भी प्रोग्राम लेकर के आते रहेंगे। जुड़े रहेंगे हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल लाइफ कैंपस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे साथ में ये दोनों विशेषज्ञ और आने वाले समय में और भी विशेषज्ञ उपस्थित होंगे। दिल्ली से हमेशा डॉक्टर शुभ्रा सान्याल जी लाइफ कैंपस के प्रोग्राम उपस्थित रहती है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, डॉक्टर शुभ्रा सान्याल भारत की पहली महिला क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट है। एक वास्ट अनुभव है उनको क्रिमिनल साइकोलॉजी का। मेरे सहयोगी में मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर किशोर कुमार अग्रवाल जी हैं। आप यहाँ पे रिटायर्ड IPS हैं,
डीआईजी के पद से रिटायर हुए हैं, चिंतक हैं, साहित्यकार हैं और 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी हुए हैं आप। तो इसके साथ ही हम आने वाले समय में और भी पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों को ला करके समाज में फैल रही कुरीतियों के ऊपर में, समाज में फैल रही विसंगतियों के ऊपर में, समाज में फैल रहे नशे के कारोबार के ऊपर में और क्रिमिनल एवं पुलिस की साइकोलॉजी दोनों का समझने का प्रयास इस मंच पे करेंगे। डॉक्टर शुभ्रा सान्याल जी, अगले प्रोग्राम के लिए मैं आपको अभी से आमंत्रित करता हूं। मैं अगली बार बात करूंगा, अभी तो पूरे पुलिस महकमे की बात हुई, एक मेट्रो शहर की बात हुई, मैं अगली बार केवल कांस्टेबल की परेशानियों और कांस्टेबल की साइकोलॉजी के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। डॉक्टर यहाँ पे किशोर जी बैठे हैं, क्योंकि इन्होंने भी एक लंबा समय एक अधिकारी के रूप में गुजारा है, इनका भी ध्यान ले जाएंगे। इनके जो निचले के अधीनस्थ कर्मचारी रहे हैं उनकी पीड़ा क्या रही है, वो बताने के लिए यहाँ पे तो नहीं आएंगे, लेकिन उनके संदेश मेरे पास पहुंचते, आपके पास पहुंचते हैं। हम चर्चा करेंगे ताकि आने वाले समय में अधिक से अधिक हम जानकारी पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों, गृह मंत्रियों तक इस बात को पहुंचा सके, ताकि उनकी भी पीड़ा सुनी जा सके और वो भी अपने काम को सही ढंग से कर सके। मेरी एक एल्डरली पर्सन की निवेदन है, जो लोग सुन रहे हैं हमको, कि अभी भी समय है, संभल जाइए, नहीं तो हाथ से निकल जाएगा मामला, तब रोने के सिवाय आपके पास कुछ नहीं रहेगा। ये मैं एक बुजुर्ग औरत बोल रही हूँ, ये सबके लिए मेरा निवेदन है। अभी भी समय, टाइम इज नॉट लेट। सब, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो जुडिशियल हो, क्योंकि एक कॉम्पोजिट होलिस्टिक अप्रोच होना बहुत जरूरी है टू ब्रिंग बैक सैनिटी इन द सोसाइटी। जी, ये मेरा निवेदन है सबसे। सीनियर सिटीजन और एक अनुभवी साइकोलॉजिस्ट की आप सबसे गुजारिश कि खेत में अभी धान की बालियां, गेहूं की बालियां लहलहा रही है, चिड़िया चुगने के पहले संभाल लीजिए, तो हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। मैं फिर लेकर के प्रोग्राम कल हाजिर हो जाऊंगा। समय नोट करें, 12 बजे हम बात करेंगे पीसीओडी डिसीज के ऊपर, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज के ऊपर में, रायपुर की प्रसिद्ध गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शालिनी जैन के साथ दोपहर 12 बजे लाइव कैंपस में उपस्थित रहूंगा। लर्निंग फॉर लाइफ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग देखते रहिए मेरे साथ। नरेंद्र पांडे, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।